डेटा टाइप। ठीक है, तो दिस इज द ओनली वन complete view of our C++ data type. C++ actually rich in two important culture. First is the data type और दूसरा operators. तो C++ आपको पता होना चाहिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्वरूप है। इन स्वरूप में डेटा टाइप और ऑपरेटर की यहाँ पे भरमार है और बहुत इन्हांस इन लोगों ने किया है, जिससे प्रोग्रामर को बहुत फैसिलिटी मिली है कि अपने प्रोग्राम को वो बहुत अच्छे से कर सके। तो लेट वी विल अंडरस्टैंड इन डीप द C++ डेटा टाइप। तो जैसा इस आपको फिगर में दिख रहा होगा कि C+ डेटा टाइप कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पिलर। पहला पिलर है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। सेकेंड इज द बिल्ट इन डेटा टाइप एंड थर्ड इज द डिराइव्ड डेटा टाइप। तो ब्रॉडली हर लैंग्वेज में, जो आपकी एडवांस लैंग्वेज है जो आप अभी पढ़ेंगे इन द अवर 4th ईयर, है ना, जब 4th ईयर तक आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस पढ़नी है और बहुत सारे टूल्स पढ़ने हैं, तो याद रखें कि इनका क्लासिफिकेशन जो डेटा टाइप्स होगा वो इसी तरीके से होगा। तो इसके अंदर में 3 ब्रॉडली कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला हम लोग बिल्ड इन डेटा टाइप का कंसेप्ट जानते ही हैं कि जब बिल्ट इन डेटा टाइप की बात करेंगे तो इसके अंदर में ये जो इम्पोर्टेंट आपको दिख रहे हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, ये रहेंगे। तो इसको हम इजीली क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द इंटीग्रल टाइप एंड सेकेंड इज द फ्लोटिंग टाइप। दो चीजों में हम इजीली इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और एक इंटरनल बिल्ट इन डेटा टाइप में एड ऑन हुआ है, जिसको हम वॉइड बोलते हैं। तो याद रखें, ये जो सी लैंग्वेज है उसमें जो वॉइड है वो डेटा टाइप में नहीं आता था, लेकिन C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट से ये वॉइड भी हमारे डेटा टाइप में आ गया है। ठीक है, तो इट इज ए वेरी वेरी यूजफुल डेटा टाइप। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बिल्ट इन डेटा टाइप है वो 3 पिलर पर बैठा है। पहला है इंटीग्रल, जिसको आप इंटीजर ही बोलते हैं और जिसको होल नंबर के काम में आता है। उसके बाद में वॉइड है, जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। और तीसरा है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल नंबर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखें, अपने माइंड में इस तरीके का कल्चर बना के रखें। और यहाँ पे इंटीग्रल टाइप में हमारे 2 और स्मॉल पिलर होते हैं। तो पहला पिलर आपका होता है इंटीजर और करेक्टर। ठीक है, तो इंटीजर और करेक्टर में छोटा कौन सा है ना, अगर आपको पता हो ये बात, तो मैं, अगर आप जो सोच रहे होंगे शायद यही सोच रहे होंगे कि सबसे छोटा इंटीजर होता है कि करेक्टर होता है। तो हम इसको एक्चुअली किस बेस पर बात कर रहे हैं, ये मेमोरी एलोकेशन की बात हो रही है। तो मेमोरी एलोकेशन में हमें पता है कि जो करेक्टर डेटा टाइप होते हैं, ऑफ कोर्स वो इंटीग्रल टाइप के ही होते हैं, लेकिन ये जो करेक्टर डेटा टाइप है वो 1 बाइट यूज करता है। तो ये सबसे छोटा होगा इंटीग्रल पिलर में। और उसके ऊपर होता है डेटा टाइप इंटीजर, जिसको हम लोग कभी 2 बाइट बोलते हैं और 4 बाइट बोलते हैं। तो नॉर्मली ये 2 बाइट ही होता था, लेकिन आपको अभी एडवांसमेंट में इसे 4 बाइट के कल्चर में भी आ गया है। जो एडवांस प्रोग्रामिंग है उसमें आपके पास जो इंटीजर है वो बेसिकली आपका 4 बाइट में आ गया है। ठीक है, ये आशीष भट्ट
प्रजापत है वो बहुत मतलब लॉगिन में लगे लेकिन हो नहीं पा रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो उसको बता दीजिएगा। ओके, तो दिस इज अ इंटीग्रल टाइप। उसके बाद फ्लोटिंग टाइप में भी दो सब पिलर होते हैं, एक होता है फ्लोट और दूसरा होता है डबल। अब मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या इस फ्लोटिंग पॉइंट में सब पिलर में फ्लोट बड़ा होगा डबल से कि डबल बड़ा होगा फ्लोट से? तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आपके माइंड में डेवलप होना चाहिए कि इसमें छोटा और बड़ा कौन सा होता है। तो ये हम बात कर रहे हैं आपके किससे बात कर रहे हैं, ये हम लोग पिलर की जो बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो ये बाइट्स पर, इसकी मेमोरी एलोकेशन पर बैठा हुआ है कि इसमें कितना एलोकेशन हमें यूज करता है। तो बट नेचुरली हमको पता है ये बात, और आपको भी बहुत अच्छे से क्लियर पता है कि इट इज ए फ्लोट। फ्लोट आपका 4 बाइट लेता है और डबल हमारा 8 बाइट लेता है। तो बड़ा कौन हुआ? बट नेचुरल डबल बड़ा हुआ, फ्लोट आपका छोटा है। तो अगर मैं सीक्वेंस में इन चारों को रखूं तो किस तरीके से आप रख सकते हैं? सबसे पहले आप कैरेक्टर रखेंगे, उसके ऊपर इंटीजर रखेंगे, उसके ऊपर थर्ड रैंक में फ्लोट रखेंगे और फोर्थ रैंक में डबल रखेंगे। छोटे से बड़े क्रम की बात कर रहे हैं। अगर हम बड़े से छोटे के क्रम बात करें तो सबसे पहले डबल आएगा, उसके बाद फ्लोट आएगा और थर्ड रैंक में इंटीजर होगा और सबसे छोटा इन चारों में कैरेक्टर होता है। तो ये मेरे ख्याल से फंडामेंटल पिलर की बात हो रही है और ये बिल्ट इन टाइप होता है। तो बिल्ट इन टाइप का मतलब यही है कि ये आपके पास जो टाइप है इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम बेसिक डेटा टाइप होता है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप होता है। इसी को हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं। और ये आपको इससे छोटा यानी इन कैरेक्टर से छोटा कोई डेटा टाइप नहीं होगा, इंटीजर से, इन सब से। तो ये आपके स्टैंडर्ड डेटा टाइप हो गए हैं। इसको हमें यूज करना है दो और पिलर में, ये हमारा एक्सटेंशन हो जाता है। हम एक्सटेंशन में देखिए काम कर सकते हैं इस स्टैंडर्ड पिलर के द्वारा। इसके द्वारा हम और आगे क्या बना सकते हैं? तो सबसे पहले आता है हमारा डिराइव टाइप डेटा टाइप। डिराइव टाइप जो डेटा टाइप होता है वो इस ही स्टैंडर्ड डेटा टाइप से बना हुआ होता है। जैसे मैं एरे की बात करूं तो एरे इज ए सेट ऑफ इंटीजर, या एरे इज ए सेट ऑफ कैरेक्टर, या फिर एरे इज ए सेट ऑफ फ्लोट, एंड एरे इज ए सेट ऑफ डबल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे मुझे ये बात क्लियर समझ में आ रही है कि डिराइव्ड जो है यानी कि इस इंट को हम सेट में जब बात करते हैं तब यूज कर सकते हैं। इसी तरह फंक्शंस भी हमारे इसी डेटा टाइप में यूज होंगे, इन्हीं डेटा टाइप से हम लोग फंक्शंस भी बनाते हैं। और पॉइंटर जो कि आपके वैल्यू को पॉइंट करता है, मतलब हमारे वैल्यू को दो तरीके से हम एक्सेस कर लेते हैं। एक तो वेरिएबल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और दूसरा हम पॉइंटर के थ्रू कर सकते हैं। तो पॉइंटर डेटा टाइप भी जो है वो इंटीजर पॉइंटर हो सकता है, कैरेक्टर पॉइंटर हो सकता है, फ्लोट पॉइंटर हो सकता है, डबल पॉइंटर हो सकता है, इस तरीके से। इसी तरीके से फंक्शन भी हो सकता है जो रिटर्न डेटा टाइप होते हैं ना, तो इंटीजर फंक्शन हो सकता है, कैरेक्टर फंक्शन हो सकता है, मतलब रिटर्न डेटा टाइप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है चौथा, हमारे पास है रिफरेंस। तो हम अपने डिराइव डेटा टाइप में रेफरेंस को डेटा टाइप भी बात कर सकते हैं कि मैंने इंटीजर डेटा टाइप का रेफरेंस लिया है, या मैंने वॉइड का रेफरेंस लिया है, या मैंने फ्लोटिंग पॉइंट का रेफरेंस लिया है। तो जो भी आप रेफरेंस लेंगे उसको भी हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस बिल्ट इन डेटा टाइप से हम डिराइव डेटा टाइप बनाते हैं। इसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डिराइव डेटा टाइप बना लेते हैं फिर भी आपका काम थोड़ा सा अभी
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। थोड़ा और इजीएस्ट मो में मैं बात करूं तो मेरे पास बहुत अच्छा टूल है डेटा टाइप में, जिसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। देखिए ये नाम से ही अपने काम का पता दे सकता है। देखिए जैसे मैं यूजर डेटा टाइप की बात कर रहा हूं तो यानी यूजर उसे बना सकता है। जब मैं डिराइव टाइप की बात कर रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड से बनता है। बिल्ट इन डेटा टाइप यानी कि ये मुझे मतलब सबसे पहला प्राइमरी स्टेज में यही डेटा टाइप मिला है। जैसे मेरे पास में अल्फाबेट्स होते हैं भाई 6, आपके पास 26 अल्फाबेट्स है, अगर उसको मैं 27 करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो दिस आर बिल्ट इन कैरेक्टर्स ऑफ यूर इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में बिल्ट इन टाइप कैरेक्टर कितने हुए, 26 हुए। अब उसके बाद आप चाहे तो डिराइव बना सकते हैं, जैसे आप नाउन बना सकते हैं, आप वहां पर एडजेक्टिव बना सकते हैं, तो ये डिराइव टाइप हो गया। तो ये डिराइव टाइप आप किससे बना रहे हो, आप अपने बिल्ट इन से बना। उसके बाद आप कुछ और भी नया कल्चर बना सकते हैं लैंग्वेज में, तो उसमें आपको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का ऑप्शन मिल जाता है। तो ध्यान दें कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट 4 डेटा टाइप आते हैं, जिसको हम एक एक करके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें मेरे को लगता है कि लास्ट केवल क्लास बचा है जो कि हम इस सेमिस्टर में पढ़ रहे हैं। हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया है, यूनियन भी पढ़ लिया है, इन्यूमरेशन भी पढ़ लिया है। तो ये 3 तो हमने पिछले सेमिस्टर में पढ़े थे, लेकिन एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दूं। आपका जो स्ट्रक्चर होता है, इट इज आल्सो ए सेट ऑफ यूर दिस बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन डेटा टाइप का ही स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर और एरे में क्या डिफरेंस है, तो भाई एरे जो होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट का सेट होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और एरे को हम लिस्ट बोलते हैं और स्ट्रक्चर को रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है एरे और स्ट्रक्चर के बीच में। तो यहाँ पे मैं ये बोलूंगा कि एरे को मैं कब यूज करूंगा, जब मुझे लिस्ट की बात होगी कि भाई आप स्टूडेंट नेम की लिस्ट बनाओ, या आप एज ऑफ द स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाओ, या रोल नंबर की लिस्ट बनाओ, या एम्प्लॉय में सैलरी की लिस्ट बनाओ। तो इस तरीके जैसे मेरे को आपको कैपिटल हमारे उसके हैं स्टेट के, उसकी लिस्ट बनाओ, या मुझे कैपिटल के अंदर जो सिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ। तो इस तरीके की जो भी एग्जांपल्स आएंगे वो डिराइव डेटा टाइप से आते, ये एरे से आते हैं। ठीक है, पर जब मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं पूरे अपने रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, वन रो की बात कर रहा हूं, तो एरे क्या है, आपका कॉलम कंसेप्ट कह सकते हो। कॉलम की बात करेंगे तो एरे की बात करना, लेकिन जब मैं रो की बात करूंगा, रो इज ए सेट ऑफ कॉलम्स। ठीक है ना, एक रो जो होता है वो सेट ऑफ कॉलम्स होता है, और मिनिमम कॉलम कितने होते हैं रो में, जल्दी से आप सोच के देखें तो आपको पता चलेगा कि एक मिनिमम होता है। यानी एक रो भी होगा, एक कॉलम भी होगा तो मेरा रो डिफाइन कर सकते हैं। अगर मेरे पास में स्ट्रक्चर एरे जैसा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एरे जैसे ही बना सकता हूं। लेकिन मेरे पास में स्ट्रक्चर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करना। तो मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करने के लिए ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं आपको बोलूं स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन बनाना है, या लाइब्रेरी का बुक का इंफॉर्मेशन बनाना है, या किसी सिटी के, है ना, सिटी के पूरा डिटेल मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा व्हाट, दैट विल बी द यूर स्ट्रक्चर। देखिए कभी भी आप याद रखें कि आपको कोई भी चीज के लिए लास्टली क्या है, एग्जाम्पल आने चाहिए। अगर आप एग्जाम्पल, अच्छा यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल आप बताते हैं, कभी कभी जैसे मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर का बताना है तो S1 लिख देते हैं, यूनियन का बताना है तो U1 लिख देते हैं, क्लास का बताना है तो C1 लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, ये C1 A1 2 1 ये नहीं लिखना है। अब आपको रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो रियल वर्ल्ड में आप
सोचिए कि आपके इर्द गिर्द वो चीजें कौन सी हैं जो स्ट्रक्चर से डिनोट होती हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो यूनियन से डिनोट होती है, ऐसी कौन सी चीज है जो क्लास और इन्यूमरेशन से डिनोट होती। तो आपको दिमाग में आने लगेगा कि ये हमारे लिए यूज होता है। देखिए, कोई भी चीज को हमें पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। हम इसको E1 A1 XYZ के नाम से नहीं पढ़ना है। अब अगर हम ऐसा पढ़ेंगे तो कभी भी हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई करने के लिए अंडरस्टैंडिंग का डेवलपमेंट जो है वो आपका रियल, यानी आपके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं एलिमेंट, उसको आप साथ में लेके चलेंगे तो ही सब लाइव कंसेप्ट में बात हो सकती है। अब आपके पास स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच डिफरेंस है। भाई क्या डिफरेंस है स्ट्रक्चर और यूनियन के बीच? डिफरेंस तो यूनियन आपका जो वर्ड है वो खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, मैं यूनियन की बात कर रहा हूं। तो यूनियन में इमिडिएटली एक व्यक्ति लीडर बन जाता है और लीडर के अंदर सारे दूसरे फील्ड होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो कंप्यूटर में लीडर बनेगा, जिसका सबसे ज्यादा बाइट होंगे वो लीडर बन जाता है। जैसे मेरे पास में तीन सेट का तीन डेटा टाइप का यूनियन है। पहला है फ्लोट, दूसरा है इंट और तीसरा है कैरेक्टर। तो मैं फ्लोट को यूज कर रहा हूं उनके सैलरी से रिलेटेड, और मैं इंटीजर को यूज कर रहा हूं उनके सपोज करिए कि आपके सीरियल नंबर से, और कैरेक्टर को यूज कर रहा हूं सपोज करिए उनके नेम से कर रहा हूं। तो मैं अगर इन तीनों को यूज कर रहा हूं तो भाई इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन चारों में सीक्वेंस कैसे बनाने हैं। तो अभी ये तीनों में सीक्वेंस में सबसे बड़ा कौन सा है? फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर में। तो आपके पास एक ही जवाब होना चाहिए और वो ही केवल जवाब होगा, दैट इज द फ्लोट। तो जब फ्लोट इसके अंदर बड़ा है तो यूनियन भाई यही लीडरशिप करेगा, और फ्लोट के जो मेमोरी एलोकेशन में इंटीजर को भी यूज कर सकते हैं और फ्लोट के ही मेमोरी एलोकेशन में कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में ये कंसेप्ट है कि भाई हमारे पास में जो भी यूनियन है वो इस तरीके से ही कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। अब इन्यूमरेशन की बात करें तो इन्यूमरेशन क्या होता है? जब आपके पास कोई भी एलिमेंट का न्यूमरिक नंबर नहीं होता है तब उसे इन्यूमरेटेड डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में संडे से सैटरडे तक का डे होता है। अब संडे से लेकर सैटरडे का डे में बताइए न्यूमरिक तो है नहीं, तो मैं इसे क्या बोलूंगा? इन्यूमरेशन डेटा टाइप बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में कोई भी आपका न्यूमरिक नहीं है, तो मुझे न्यूमरिक बनाना पड़ेगा। तो मैं संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे एंड फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद फिर से मैं उसे संडे में इन्वॉल्व कर लेता हूं। तो इस तरीके से मेरा जो इन्यूमरेशन का डेटा टाइप है और जो न्यूमरिक पर नहीं है वो न्यूमरिक कैसे बन जाएगा? वो जीरो का मतलब संडे को लेके चलेगा। मतलब इन्यूमरेशन में लिस्ट में जो भी आपके लेबल होंगे उसका न्यूमरिक रहेगा जीरो। तो जीरो के बाद वन, वन के बाद टू, इस तरीके से आपका सैटरडे होगा कितना? आप ध्यान से देखें तो आपके पास होना चाहिए, देखिए मंडे ट्यूसडे संडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो सैटरडे कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, यानी जीरो से स्टार्ट करेंगे तो ये 6 होगा। तो 0 1 2 3 4 5 6। अगर मैं जीरो संडे को पकड़ रहा हूं तो सैटरडे को मैं क्या बोलूंगा? 6 बोलूंगा। उसका जो सीरियल नंबर आएगा वो 6 आएगा। तो इस तरीके से हम न्यूमरिक डेटा टाइप को यूज करते हैं। तो और कोई एग्जांपल है? बिल्कुल है। आप फिर से दिमाग में यूज करिए अपने आसपास, तो आपको पता चल जाएगा कि मंथ को भी हम इन्यूमरेशन में रख सकते हैं, मंथ को भी। तो मंथ में भी देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक की बात हो रही है। तो आपका जो न्यूमरिक नंबर है जनवरी का वो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जीरो होगा। जैसे एरे में भी पहला एलिमेंट क्या होता है? जीरो होता है, और लास्ट एलिमेंट का न्यूमरिक क्या होता है? n-1 होता है। इसी तरीके की बात होती है इन्यूमरेशन में। तो इन्यूमरेशन में वो डेटा को रखते हैं जहां पर हमारे पास न्यूमरिक नंबर जिसका नहीं हो उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई पूरी मेरी बातें C++ डेटा टाइप, जिसके अंदर हमने
आपने ये पूरा ब्रीफ देखा और अच्छे से समझ में आ गया है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अपने मन में देखिए, कभी भी आप है ना पजल मत बनाइए कि मुझे इसके लिए, देखिए कभी भी आगे बढ़ने के लिए रास्ता यही है कि आपको पूरे का पूरा चीजों को यस बोलते हुए जाना पड़ेगा। अगर आप यस नहीं बोलेंगे तो कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कंफ्यूजन ही बना रहेगा। ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो आपको भले उसके अंदर में 99% आए तो भी यस बोलेंगे। ये दो ही चीजें अपने, देखिए समझने के लिए केवल दो ही आंसर है, यस और नो, ट्रू एंड फॉल्स, 0 एंड 1। आपको अगर 50% भी समझ में आया तो आप उसको 1 ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अब ये आपके अंदर की भैया लेवल है कि आप कितने रेशो को 0 बोलते हैं और कितने रेशो को 1 बोलते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट है कि भाई 0 से 99 को भी 0 बोलेंगे, कि उनको 99% भी आ गया तो वो बोलेंगे 0, भाई मैं 0 हूँ। तो ठीक है, वो उनकी अंदर की कंसेप्ट हो गया कि उसे और भी मतलब परफेक्टनेस चाहिए। तो ये आपके अंदर का जो भी लेवल का क्लासिफिकेशन है कि आप 0 को कितने से डिवाइड, कितने रेशियो से मानोगे, 1 को कितना मानोगे और 0 को कितना मानोगे, इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में सपोज 0 का मतलब मैं बोलता हूँ 0 से आपका 50 हो गया और 51 से 100 आपका 1 हो गया। तो आप जिस प्रकार से माने आप मान सकते हैं। दिस इज द यूर कल्चर। ये आपके अंदर का कल्चर है कि आपको मानना जरूर पड़ेगा। अगर आप 99% को भी बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आया तो फिर आप कहाँ से शुरू करोगे, मेरे को बताओ, फिर वो दिक्कत आ जाएगी। और अगर 100% के बाद भी अगर बोलने लगे कि नहीं आया तो और भी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से समझना है। ओके, अब देखिए कल हम लोगों ने जो समझा था, बहुत लिटिल बिट समझा था, साइज और रेंज। साइज को हम लेके बात कर रहे थे, डेटा टाइप में केवल साइज की बात कर रहे थे, हमने रेंज की बात नहीं किए थे। तो रेंज हमारे लिए और भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी मेरे को मैनिपुलेशन करना है, ऑपरेशंस करने हैं, तो ये याद रखना है कि भाई सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पर ये है और मैक्सिमम वैल्यू अगर इतनी है। तो अगर इसके अंदर में ये क्लियर हो जाए कि भाई ऑपरेशंस के बाद में सपोज करिए करेक्टर का मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ, अगर मैंने इसमें दो चीजें जोड़ी हैं या दो चीज का मैंने कुछ भी इसमें ऑपरेट किया है, तो उसमें सबसे ज्यादा -128 ही आएगा। अगर उससे 129 आ गया तो ये रेंज के बाहर हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर की जो रेंज होती है वो 1 बाइट की होती है और 1 बाइट का रेंज जो है वो मिनिमम -128 होता है और मैक्सिमम कितना होता है 127। तो इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज को ही आपको आगे लेके चलना है। तो दिस इज नोन एज ए कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के जगह मैं अनसाइंड कैरेक्टर कर देता हूँ। इस कैरेक्टर को भाई साइंड कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। देखिए तीसरा जो लिखा है साइंड कैरेक्टर, तो साइंड कैरेक्टर का रेंज और कैरेक्टर का रेंज सेम होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर इसको आप कैरेक्टर को अनसाइंड साइंड कैरेक्टर भी बोलते हैं तो बात एक ही है। ये कहने की दो विधि है कि आप कैरेक्टर बोले या फिर साइंड कैरेक्टर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों को मैं एक ही क्लासिफिकेशन में रखूंगा। अनसाइंड कैरेक्टर को हम दूसरे क्लासिफिकेशन में रखेंगे। अनसाइंड कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वैल्यू है, जो माइनस था वो पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए आपको पूरी रेंज मिल रही है 1 बाइट की। तो 1 बाइट का मतलब क्या हो रहा है 8 बीट, और 8 बीट को हम अगर कैलकुलेट करें कि मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 टू द पावर 8 की बात होगी। तो 2 टू द पावर 8 कितना होगा भाई, आपका 255 ही होगा। अगर आप ध्यान से देखें 256 होता है, अगर उसको 0 को हम जोड़ देंगे तो 0 से 255 ही होगा। तो ये चीज को आप ध्यान रखें कि कैरेक्टर के भाई 3 फ्लेवर होते हैं, 3 आपके अंदर में कंसेप्ट होते हैं। एक कैरेक्टर है, अनसाइंड है और साइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं, ये सारे के सारे जो वर्ड है वो क्या है, आप सही सोच रहे हैं, ये सब सारे के सारे वर्ड है कीवर्ड। ये आइडेंटिफायर नहीं है। आइडेंटिफायर और कीवर्ड में क्या अंतर है,
ये सबको पता है आज की डेट में, है ना। अब तो आपको कोई भी ऐसा डिफरेंस समझ में आना चाहिए। आइडेंटिफायर और कीवर्ड का मतलब क्या होता है? कीवर्ड वो होते हैं जो कि बिल्ट इन होते हैं, और आइडेंटिफायर वो होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। हालांकि देखा जाए हर कीवर्ड आइडेंटिफायर ही होता है, लेकिन इस आइडेंटिफायर को हम एक्चुअली मीनिंगफुल होने के कारण हम इसे दूसरे यूज में नहीं ले सकते हैं। जैसे मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो मैं CHARA नहीं बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे इंट CHAR में लिख दूं, इंट CHAR सेमीकोलन लिख दूं, तो ये जो होगा मेरे लिए रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि CHAR मेरे लिए आइडेंटिफायर है और इंट क्या है? कीवर्ड है। तो पर यह है कि कंप्यूटर उसको CHAR को भी क्या मानेगा? कीवर्ड ही मानेगा। उस केस में आपको एरर मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी आपको वर्ड दिख रहे हैं ये पूरे के पूरे वर्ड कीवर्ड कहलाते हैं, ये याद रखेंगे। अब देखिए इंटीजर, इंटीजर में भी आपको है ना यहाँ पर कितने टाइप के मिल रहे हैं? ये देखिए यहाँ पर आपको इतने टाइप के इंटीजर ही मिल रहे हैं। ये इंटीजर का अलग अलग फ्लेवर है। आपको जिसमें आपको जो सूट करता है आपके ऑपरेशंस में उसे आप लेंगे। जैसे आपके ऑपरेशन में साइंड इंट की जरूरत है, यानी कि आपके ऑपरेशन में माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, तो आप इस तरीके की चीज को यूज करेंगे। मतलब ये इंट को लेके चलेंगे, लेकिन आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा किस चीज से? आपके मिनिमम वैल्यू से और मैक्सिमम वैल्यू से। ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपका 32,768 और ये आ रहा है 32,767। तो ये 68 क्यों नहीं आ रहा है? तो ये आपको पता होगा कि ये आपका जो नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है, इस कारण से ये यहाँ पर 67 लास्ट में है, ना कि 68। ठीक है, तो आपका ऑपरेशन के बाद अगर ये नंबर में आता है आंसर तो आपके लिए रिजल्ट सही होगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद में अगर आपका रिजल्ट इससे और ज्यादा आता है तो आप इंटीजर नहीं ले सकते हैं। उस केस में हमें डेटा टाइप को बदलना पड़ेगा, दैट इज लॉन्ग इंट लेके आ जाएंगे। तो लॉन्ग इंट में हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या मिल रही है हमारे पास। हो सकता है कि ये आपके बहुत सारे एप्लीकेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो यहाँ पे इसको हम लॉन्ग इंट ले सकते हैं। लेकिन हमने क्या कॉम्प्रोमाइज किया? हमने कॉम्प्रोमाइज किया बाइट से। हमने बाइट में क्या कॉम्प्रोमाइज किया? इंट लेता है 2 बाइट और लॉन्ग इंट लेता है 4 बाइट। तो देखिए कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिल रही है, आपको कुछ ना कुछ वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप ज्यादा बड़ी संख्या का मैनिपुलेशंस लेते हैं तो 4 बाइट का लेंगे, और मिनिमम लेते हैं तो 2 बाइट का लेंगे। तो आप ये देखिए कि आपके प्रोग्राम में टोटल बाइट्स कितने लग रहे हैं, ये कभी भी आपको बना के रखना चाहिए। और कितने इसके अंदर में इंस्ट्रक्शंस आए हैं, किसमें इसका पूरा इंस्ट्रक्शन को जब हम सी प्रोग्राम .cpp में करते हैं तो हमें कितनी मेमोरी लगती है, ये चीज को आप कभी भी है ना भूलिए मत। ये ऑलवेज याद रखें, क्योंकि यही एक चीज है कि आपका प्रोग्राम दूसरे के प्रोग्राम से अलग कैसे हो सकता है। तो पहली क्राइटेरिया ये है कि आपका जो प्रोग्राम है वो इन पैरामीटर पर हमें कंपेयर करना पड़ता है। अगर हमें ये पता चल रहा है कि किसी को अगर एडिशन ऑफ सपोज करिए 10 नंबर का एडिशंस बनाने हैं मेरे को, तो मैं क्या देखूंगा? दोनों का इनपुट आउटपुट तो सही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं क्या चेक करूंगा? उसके अंदर की कॉम्प्लेक्सिटी को चेक करूंगा कि भाई इसके अंदर में आपके टोटल बाइट कितने यूज हुए, इसके अंदर में टोटल इंस्ट्रक्शन कितने यूज हुए, इसके अंदर में हमारी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज हुई, ये चेक करना पड़ेगा। क्योंकि यही पता करेगा कि जैसे कोई सपोज करिए कि आपका स्टूडेंट एक बी करके पास हुआ और दूसरे कॉलेज से भी बी, तो भाई दोनों के पास में डिग्री है, दोनों के पास में सेम मार्क्स है। अब मुझे स्किल के ऊपर में कुछ कंपटीशन करने पड़ेंगे, पजल्स क्वेश्चंस देने पड़ेंगे कि कौन ये बना सकता है, और जो बना सकता है उसे फिर हम आगे के फिल्टर में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारा फ्लोट होता है। फ्लोट के अंदर में भी देखिए यहाँ पे 3
3.4 E माइनस 3.8 टू 3.4 E प्लस 3.8 है। देखिए इसमें आपको सब चीज क्लियर समझ में आनी चाहिए कि ये क्या कंसेप्ट है। ये आपका प्रिसिशंस कंसेप्ट में आ जाता है ना। ये से आपका डबल प्रिसिशंस कंसेप्ट में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट एंड मैंटिसा जैसे टर्मोलॉजी को यूज करना पड़ता है। तो कौन सा एक्सपोनेंट है, कौन सा मैंटिसा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने 10 टू द पावर समथिंग लिखा है, तो इसमें एक्सपोनेंट क्या होगा, मैंटिसा क्या होगा। जैसे ये जो ई लिखा है, ये ई का बेसिकली नोटेशन क्या है, इस ई को क्या बोलते हैं, इस ई को हम बोलते हैं 10 टू द पावर समथिंग। ठीक है, तो ये 3.4 10 टू द पावर माइनस 38 की बात हो रही है, और यहाँ पर हो रहा है 3.4 10 टू द पावर प्लस 38। यानी आप सोचिए कि 38 न्यूमरिक वैल्यू से आप काम करना चाहते हैं, तो आप फ्लोट ले रहे हैं, उससे भी आपका प्रोग्राम नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप 308 के कल्चर में आ जाइए। इससे भी नहीं आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा नंबर हमारे पास है 4932, 4932, यानी इतने आप नंबर के साथ में काम कर सकते हैं। तो इट इज ए वेरी बिग नंबर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए कि ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर ये जो सीक्वेंस दिख रहा है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपका टॉप टू बॉटम चल रहा है। यानी सबसे छोटा क्या है, करेक्टर है, और सबसे बड़ा क्या है, लॉन्ग डबल। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमने ये बहुत अच्छे से आज समझ लिया कि भाई डेटा टाइप क्या होते हैं। एक होता है आपका डेटा टाइप बिल्ट इन, दूसरा होता है आपका डिराइव टाइप, और तीसरा होता है यूजर डिफाइंड। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, ये सब आपने देख लिया। तो मेरे ख्याल से आपने ये पूरा डीप स्टडी आज कर ली है। साइज और रेंज के ऊपर भी आपने कर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ए कंप्लीट ऑफ द टुडे लेक्चर। यहीं पर आज हमको कॉम्प्रोमाइज करके बंद करना पड़ेगा। तो